स्मॉल कैप प्रॉब्लम की बड़ा कंफ्यूजन है, कैसे करें, कहाँ करें, क्यों करें, नहीं करें, क्या बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई बिकॉज इस वीडियो में ना हमने क्या किया है, वीव कॉल्ड अ गेस्ट और उसको पॉडकास्ट थीम में रखा है, जहाँ पे वीव ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं अराउंड स्मॉल कैप्स, अराउंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। और ये जो क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, ये होंगे टीम ग्रो म्यूचुअल फंड से। हिज नेम इज ऋषभ, हु एज अ एजुकेटर एट ग्रो म्यूचुअल फंड। और आज बात क्या करने वाले हैं, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, उसकी तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक एनएफओ की बात करेंगे जो ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आ रहा है और इसकी डेट्स है 9 फरवरी टिल 23 फरवरी। और इस एनएफओ के बारे में जानेंगे कि इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या फायदा है, क्या नहीं है, हम इसके लिए क्या एक्साइटेड होते हैं, मतलब सब कुछ होने वाला है। सो अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू, मजा आने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। So, ladies and gentlemen, we have Rishabh with us. Rishabh, welcome to the show. I am so happy कि आप आए हो और हमारी ऑडियंस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है. So we are very very excited for this. Same here. Thanks, Harsh, for having us on your platform. Thank you so much. Really honored to be here. Yes. अब ऋषभ see, I'm going to come directly to the point. जैसे a lot of our audience ना, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अराउंड वैसी काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है, देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स। बट अगर आपसे पूछें तो व्हाई डू यू थिंक अ इन्वेस्टर शुड टेक स्मॉल कैप कैटेगरी सीरियसली फॉर इन्वेस्टिंग? आप व्हाट वुड यू ऐड टू दिस? सो हर्ष, जैसा आप जानते हैं एंड परसेप्शन भी मार्केट में काफ़ी क्लियर है कि स्मॉल कैप इज एसोसिएटेड विद हाई रिटर्न कैटेगरी के जैसे देखा जाता है। बट एट द सेम टाइम हमारे इन्वेस्टर्स को ये भी बताना चाहेंगे कि हाई जो रिटर्न है वो हाई रिस्क के साथ बंडल होके आता है। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न गोज हैंड इन हैंड। तो अगर हम इसको रिटर्न को समझे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि अगर लास्ट 10 सालों की मैं बात करूं और मैं आइडेंटिफाई करूं कि हमारे मार्केट में 10x रिटर्न्स कितने स्टॉक्स ने दिया है या कितने कौन सी कैटेगरी ने दिया है, तो जो भी इसका यूनिवर्स है 10x स्टॉक्स का, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ नाम दिखेंगे तो वो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर हम अर्निंग्स की बात करें कि हाईएस्ट ग्रोथ अर्निंग जो कंपनी की अर्निंग्स रहती है, उसमें भी कंपेयर टू मिड कैप, कंपेयर टू लार्ज कैप, आप देखेंगे कि स्मॉल कैप की जो अर्निंग ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बट एट द सेम टाइम वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना बहुत ज़रूरी है इस कैटेगरी में। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई कंप्लीटली एग्री दैट डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है एंड वही रिस्क रिवॉर्ड वाला गेम है। अब इसमें ऋषभ जैसे एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट बहुत लोग क्वेश्चन आता है कि जो स्मॉल कैप की इंडेक्स है दैट इज निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है, आप थोड़ा हमारी ऑडियंस के उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन कर सकते हैं? जरूर। सो जनरली निफ्टी 50 को तो कोई इंट्रोडक्शन चाहिए नहीं, काफ़ी पॉपुलर है, मार्केट इंडिकेटर है, सब फॉलो करते हैं। बट जब निफ्टी 250 की बात आती है तो थोड़ा सा मैं बेसिक्स में जाऊंगा कि हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे जो डिवीजन हुआ है उसको समझने की ज़रूरत है। तो लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं तो जो टॉप 100 स्टॉक्स है मार्केट कैप के हिसाब से, उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 टू 250 मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जो 251 से लेके 500, नेक्स्ट 500 स्टॉक्स तक जितने भी स्टॉक्स आते हैं उसको हम स्मॉल कैप का टैग देते हैं। तो ये जो 251 स्टॉक से 500 तक स्मॉल कैप 500 तक, दैट्स करेक्ट। तो ये जो 250 स्टॉक है ये स्मॉल कैप इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। तो ये जो हम स्मॉल कैप इंडेक्स की यहाँ बात कर रहे हैं वो इसी 250 स्टॉक्स में निवेश करता है। और इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर हम देखें कि ये जो 250 स्टॉक्स है वो कितने सेक्टर्स से आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो भी 22 सेक्टर्स लगभग हमारी कंट्री में अवेलेबल है, उसमें से 21 सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन ये 250 स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में ला के देते हैं। तो जिससे कि जो आपका जो डाउनसाइड रिस्क रहता है, जनरली हम स्मॉल कैप को एसोसिएट करते हैं हाई वोलेटिलिटी से और मोर डाउनसाइड रिस्क से, तो वो मैनेज करने के लिए ये जो डाइवर्सिफिकेशन है सेक्टोरल 21 सेक्टर्स का, ये काफ़ी इन्वेस्टर्स को मदद कर सकता है उनके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई करने में। वेरी इंटरेस्टिंग। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया ऋषभ मुझे, दैट क्या कहते हैं 22 में से 21 सेक्टर अवेलेबल है स्मॉल कैप का। एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन कैन बी डन वेरी वेरी वेल। दैट्स आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। अब ऋषभ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अच्छा गाइस, एक इंटरेस्टिंग चीज इज दैट आई वांट टू टेल यू, हम ना सोच रहे थे कि
पॉडकास्ट दोबारा शुरू करें। जैसे अगर आपको याद हो कि जो हमारी पहले पूरी पॉडकास्ट सीरीज थी, इट डिड वेरी वेल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैड सम ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जिनको हमने पॉडकास्ट में लाया था। वी हैड शंकर शर्मा सर, वी हैड सौरभ मुखर्जी सर, वी हैड द को फाउंडर ऑफ मोबीक्विक, वी हैड द को फाउंडर ऑफ फिनशॉट्स। इट वॉज ग्रेट। अब वी वर थिंकिंग कि दोबारा पॉडकास्ट सीरीज शुरू करें। तो अगर आपको लगता है कि यू वांट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट सीरीज अगेन, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस कि वेदर यू वांट इट और नॉट। एंड दूसरी चीज, पॉडकास्ट में आप स्पेसिफिकली क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप क्या क्या जानना चाहते हो पॉडकास्ट, वो कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। गोयला को इससे बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय द पॉडकास्ट। अब स्मॉल कैप इंडेक्स में व्हाई शुड इन्वेस्टर्स कंसिडर इन्वेस्टिंग हियर आपके हिसाब से? सो जब भी हम स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी बात करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर अगर इसको कंसीडर करता है अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके पास 3 ब्रॉड ऑप्शंस रहते हैं जिसके थ्रू वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सबसे पहला, वो इसको एज अ इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट कर सकता है कि रिसर्च करे कि कौन सी इक्विटी स्टॉक्स अच्छा चल रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी में, और वो अपना पैसा लगा सकते हैं। बट यहाँ पे जो एक चीज़ है कि स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी इटसेल्फ काफ़ी रिस्की माना जाता है, और उसमें अगर आप ठीक से डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो और आपका पोर्टफोलियो अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, बहुत फ्यू स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी हाई हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो में। सेकेंड तरीका जो रहता है कि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स जो रहते हैं उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो 24 स्मॉल कैप फंड अभी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इस कैटेगरी में आज के दिन मौजूद है, जहां पे इन्वेस्टर्स अगर चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स जब भी अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करती है तो फंड मैनेजर का एक इथोस होता है, उनका एक स्ट्रैटेजी होता है फंड सिलेक्शन का, उसके बेसिस पे वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं और उसी बेसिस पे आगे चल के वो पोर्टफोलियो परफॉर्म करता है और रिटर्न्स देता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि लास्ट ईयर अगर किसी फंड ने टॉप परफॉर्मेंस दी है इस कैटेगरी में, मैं कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि वो सेम फंड इस साल भी टॉप करेगा, क्योंकि हर एक पोर्टफोलियो मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करता है और ये एक चैलेंज होता है इन्वेस्टर को कि कैसे वो फंड सिलेक्ट करे इन एक्टिव कैटेगरी फंड। और तीसरा जो तरीका है वो है कि वो जो इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स, जैसे निफ्टी 250 की यहाँ बात कर रही है, उसमें वेल डाइवर्सिफाइड तरीके से पैसिवली वो इन्वेस्ट कर सके, जहाँ पे उनको जैसे मैंने बताया काफ़ी ब्रॉड सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो ये तीसरा ऑप्शन उनके पास है। तो ये तीनों ऑप्शन है और जहां इन्वेस्टर्स को लगता है उनके पोर्टफोलियो में सेंस बन रहा है वो इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो आपने बताया, एक तो वो कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क का फैक्टर हो गया। सेकंड ऑप्शन कि एक्टिव म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप में एक इन्वेस्टर वो कंसीडर कर सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन जो आपने बताया दैट वाज पैसिवली इन्वेस्टिंग। करेक्ट, एम आई राइट? दैट्स परफेक्ट। अब ऋषभ, इसमें ना एक और क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज दैट कि अगर मैं निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कंपेयर करूं, तो इसके अगर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो आप इसमें क्या बोलना चाहोगे उनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में? ओके, तो ये आई थिंक एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि निफ्टी, जिसको हम जनरली मार्केट ब्रॉडर मार्केट बेंचमार्क मानते हैं, तो सब चाहते हैं कि कंपेयर टू निफ्टी 50 क्या ये इंडेक्स पोटेंशियल कितना है और क्या ये परफॉर्म करता है। तो अगर हम लास्ट 10 सालों की बात करें और दोनों ही इक्विटी इंडिसेस है, तो जनरली अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लॉन्ग टर्म पे उसको कंपेयर करते हैं। तो 10 साल का अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 ने लास्ट 10 इयर्स में 12.96% का CAGR रिटर्न दिया है, जिसको हम कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट जैसे हम डिफाइन करते हैं। और सेम पीरियड में पिछले 10 सालों में अगर हम निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उसका रिटर्न अराउंड 18.9% है। सो अ क्लियर आउट परफॉर्मेंस ऑफ 6% यहाँ पे देखा जा सकता है। और अगर इसको एक लेमन लैंग्वेज में मैं वेल्थ क्रिएशन के रूट में अगर समझाऊं कि ये जो परसेंटेज रिटर्न आया है इसको वेल्थ क्रिएशन में कितना इसका रोल है, तो अगर किसी ने 15 साल में 15,200 की SIP की होती, हर महीने 15,200 अगर वो SIP के रूट में स्मॉल कैप 250 में इन्वेस्ट करते, तो आज के दिन उनके पास लगभग 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया होता। सो ये एक बहुत ही सिंपल तरह से जो हमारा रिटर्न है उसको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स हमने बताया है।
राइट ऋषभ, आई थिंक एक बार जैसे आपने हिस्टोरिकल डेटा इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना ऐसे फैक्ट्स, तो इट एक्चुअली फोर्सेज यू टू थिंक एंड री थिंक कि हमारा क्या सोचें अबाउट द मार्केट्स, क्या नहीं सोचें, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ द इंडेक्स? आपके हिसाब से ज़्यादा है, कम है, मतलब व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस, और हाउ टू वैल्यू इंडेक्स ऑल्सो? करेक्ट. सो जब भी आप देखोगे इन्वेस्टर्स का एक कांस्टेंट कोशिश रहती है कि जब भी वो मार्केट में पार्टिसिपेट करे वो एक डिसेंट वैल्यूएशन पे पार्टिसिपेट करे. ये एक हर इन्वेस्टर चाहता है. तो इसीलिए मार्केट का जहां भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो आपकी उसकी वैल्यूएशन का पता होना या वो कहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है उसका जानना काफी जरूरी है. और इसका एक मेजर जो हम लोग सब फॉलो करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में वो है पी रेशियो. काफी कॉमन टर्म है इन्वेस्टिंग में जो हर आई थिंक इन्वेस्टर चेक करता है इन्वेस्ट करने से पहले. तो पी में दो फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है. एक तो आपका प्राइस ऑफ द शेयर जो अभी ट्रेड कर रहा है और एक अर्निंग पर शेयर. ये दो इंग्रेडिएंट से पी रेशियो बनता है. तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर एक कंपनी का पी रेशियो 20 चल रहा है तो मैं उसको कहता हूं कि अगर उस कंपनी से मुझे 1 रुपए की अर्निंग करनी है तो मुझे उसमें 20 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. सो 20 टाइम्स इसको हम पी रेशियो के मुताबिक समझते हैं. अगर मैं कहता हूं किसी कंपनी का पी 40 है तो क्या ये एक्सपेंसिव है, क्या ये चीप है, बहुत इसमें डिबेट चलती रहती है. तो अगर मैं इसको एज ए एब्सोल्यूट नंबर देखूं तो मैं क्लियरली इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा. बट अगर मैं इसको रिलेटिव टर्म में किसी और इंडेक्स से या किसी और नंबर से कंपेयर करता हूं तो मैं शायद मोर क्लैरिटी से कह पाऊंगा कि हाँ ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या रीजनेबली वैल्यूड है. तो इसी नंबर को अगर हम इस इंडेक्स से जोड़ते हैं, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का अगर हम पी रेशियो देखते हैं करंटली वो 25.62 पे ट्रेड कर रहा है. और इसको अगर हम जो एक्टिव म्यूचुअल फंड जिसकी अभी हमने बात की थी उसके अगर एवरेज पी लेवल से कंपेयर करें तो जितने एक्टिव फंड्स म्यूचुअल फंड्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में उनका पी रेशियो अभी 42.62 ट्रेड कर रहा है. तो काफी कंपैरेटिवली जो एक्टिव पी फंड है उससे काफी कम है 250 इंडेक्स का पी रेशियो. और अगर मैं इसी के हिस्टोरिकल नंबर से 250 के अगर पिछले 5 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के उसी के एवरेज पी लेवल से अगर कंपेयर करूं तो वहां भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऋषभ, बिकॉज आई थिंक ये फैक्ट्स आपके लिए जाना बड़े ज़रूरी थे. और लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मार्केट्स को कैसे वैल्यू किया जाए, कैसे देखा जाए. आई थिंक आपका पी का वैल्यूएशन इज वन ऑफ द परफेक्ट, एंड दिस ऑल्सो ब्रिंग्स टू लाइट कि इट इज़ नॉट एज ओवर प्राइस जितना परसेप्शन शायद मार्केट में बन गया अगर हम डेटा को देखेंगे तो. ठीक है. अब ऋषभ आई वांट टू आस्क क्योंकि ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आ रहा है, राइट? सो टेल आवर व्यूअर्स अबाउट दिस एनएफओ. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एनएफओ? इसमें क्या होने वाला है? व्हाट कैन बी द व्यूअर्स लुक फॉरवर्ड टू दिस? तो जैसा ये एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है, ये एक इंडेक्स फंड है. तो किसी भी इंडेक्स फंड को अगर इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर करते हैं तो सबसे बड़ा एक फैक्टर जो उनको देखना चाहिए वो होता है ट्रैकिंग एरर कि फंड परफॉर्मेंस कैसा है. तो अगर किसी फंड का ट्रैकिंग एरर काफी ज्यादा है तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस से काफी दूर रहेगा. बिकॉज देयर इज अ ट्रैकिंग एरर में काफी डिफरेंस रहेगा, गैप रहेगा, डिफरेंस रहेगा. और ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि इंडेक्स एक स्टॉक का कंपोजिशन रहता है और प्राइसेस फ्लक्चुएशन की वजह से इंडेक्स की स्टॉक्स की वेटेजेस चेंज होती रहती है. और फंड मैनेजर जो इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है उनको काफी कॉन्स्टेंटली उसको ट्रैक करना पड़ता है और अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करना पड़ता है. इस वजह से ये गैप आता है. तो ग्रो ने अपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड में क्या किया है, उन्होंने एक प्रोप्राइटरी इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसको वो कहते हैं स्पीयर, जो ये जो ट्रैकिंग एरर है इसको कम करने में मदद करती है. कैसे? क्योंकि बहुत एफिशिएंटली वो जो आपका पोर्टफोलियो है उसके जो वेटेजेस है उसको ट्रैक करके उसमें इन्वेस्ट करने में मदद करता है फंड मैनेजर को. तो ये एक चीज काफी आई थिंक इंटरेस्टिंग लग सकता है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन अ इंडेक्स फंड एंड स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर. तो रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इंडेक्स फंड के लिए. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ऋषभ, बिकॉज यू राइट. एक तो ट्रैकिंग एरर कितनी बार भी लोग इंडेक्स फंड जब सोचते हैं तो ट्रैकिंग जितना अगर इंडेक्स के साथ परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वैसे ही पॉइंट नहीं है.
एंड जो ग्रो की टेक्नोलॉजी स्पेयर, दिस इज इंटरेस्टिंग. आई होप आने वाले टाइम पे यू शेड मोर लाइट ऑन दिस बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी Sure. इंटरेस्टिंग. ठीक है. अब ये पूरा जो ग्रो का नया इन्फो आ रहा है, जैसे आपने बताया कि पैसिव फंड है, राइट, पैसिव इंडेक्स फंड है. तो अकॉर्डिंग टू यू हु इज दिस फंड बेस्ट सूटेड फॉर? ओके, तो अगर हम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि परसेप्शन है हाई रिटर्न्स का, बट एट द सेम टाइम रिस्क गोज हैंड इन हैंड. तो हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स, बट सिर्फ वही नहीं, अलॉन्ग विथ लॉन्ग टर्म व्यू जो रख सकते हैं. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ बंडल ऑफ हाई रिस्क कंपेयर्ड, बंडल्ड विथ लॉन्ग टर्म हॉराइजन. जिनका भी इन्वेस्टर्स है वो इसको कंसिडर कर सकते हैं. उसके अलावा जो इन्वेस्टर्स को चैलेंज है एक्टिवली फंड, जो एक्टिव फंड्स मार्केट में है उसको सिलेक्ट करने में अगर कोई चैलेंज लगती है, या उनको लगता है कि ये मुझे थोड़ा मुश्किल हो रही है कि कौन से फंड में मुझे, तो वो भी पैसिव इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं. हैविंग सेड दैट, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एज अ इन्वेस्टर आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से रीच आउट कीजिए, उनको अपने गोल्स बताइए, और उनकी एडवाइस प्लस आपके फाइनेंशियल गोल्स को कंसिडर करते हुए आपको जो ठीक लगता है, आप वो सारे ऑप्शन को कंसिडर करते हुए आप अपना निवेश कीजिए. आई थिंक ऋषभ, थैंक यू सो मच. सबसे पहली चीज़ आई थिंक आपने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सबसे पहला जो एक हाई रिस्क देख रहा है, लॉन्ग टर्म होराइजन है, एंड मेन चीज़ तो जैसे आपने बोला एकदम से दैट वन हैज़ टू रीच आउट टू फाइनेंशियल एडवाइजर कि वो अपने लिए पर्सनली अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से देन ही कैन टेक द राइट इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर हिमसेल्फ. सो थैंक यू ऋषभ, आई रियली हैड अ फन टाइम टॉकिंग टू यू. थैंक यू फॉर ब्रेकिंग डाउन और पूरा बताने के लिए एग्जैक्टली स्मॉल कैप के बारे में क्या होता है. अगर हमारे पास और टाइम होता ना, अभी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछता मैं, पेपर लाइन लगी हुई है. बाय द वे, अगर किसी को क्वेश्चन और पूछने हैं, वी आर गोइंग टू ट्राई टू गेट सर बैक. आप कमेंट बॉक्स में बताओ नीचे व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अराउंड स्मॉल कैप, आस्क अस दोस क्वेश्चंस. एंड ऋषभ, अगेन थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग स्मॉल कैप, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्रो का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड. Thank you. It's my pleasure to be here. Thank you so much, Harsh. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.